Hello everyone, welcome to the 7th chapter of your SST book, that is the works we do. Works काम, वो काम जो हम करते हैं. किस चीज़ के लिए करते हैं? अपने लाइवलीहुड के लिए. लाइवलीहुड क्या होता है? अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार को. So, let's start. You enjoy participating in various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making. अब देखो आप सब लोग ना स्कूल में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते होगे. जैसे कोई ड्राइंग करते होगे, पेपर फोल्ड करके अलग अलग टॉयज़ एंड अलग अलग पैटर्न डिज़ाइंस बनाते होगे. सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करना. टॉय मेकिंग, टॉय बनाना, पॉट पेंटिंग एंड एट्सेट्रा. देखो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके स्कूल में भी करवाया जाता होगा और आप उसमें पार्टिसिपेट करते होगे. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फन. अब ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो स्कूल वाले क्यों करवाते हैं? बिकॉज ऑफ फन, है ना, ताकि आपको जो स्कूल के जो पढ़ाई से जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो पाए. और फन मज़ा के लिए कराते हैं. एंड ऑल्सो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बेसिक नॉलेज देना. अब ये बेसिक नॉलेज क्या है? देखो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें खुद को नहीं पता होता ना कि हमें क्या चीज़ करना अच्छे से आता है. तो जब आप स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको खुद में ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि व्हाट इज़ योर फील्ड, है ना. आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या पेपर फोल्ड करके आप कुछ अच्छा बना सकते हो, या एम्ब्रॉयडरी आपकी बहुत अच्छी है, या आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके टॉयज़ बना सकते हो. तो ये जो बेसिक नॉलेज आपको स्कूल में समझ में आता है जिससे आप आगे के अपने ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर पाते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट, there is a definition given. An occupation, what is an occupation is? It is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जिसको करने से क्या अर्न करते हैं. अर्न मतलब कमाना. क्या कमाते हैं? हमारा लाइवलीहुड. लाइवलीहुड किसको बोलेंगे? लाइवलीहुड मतलब अपने ज़िंदगी जीने के लिए जो भी पैसे चाहिए वो कमाने का जो टास्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन. अब देखो इसको इजी लैंग्वेज में हम डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, दैट अ वर्क बाय विच वी अर्न मनी. ऐसा कोई काम जिसको करने से हम पैसे अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है. अब देखो ऑक्यूपेशन का मतलब, काम का मतलब, अब आप अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हो, या अपने फादर की हेल्प कर रहे हो, या आपकी मम्मी आप सबके लिए खाना बनाती है, या कपड़े धोती है, और भी बहुत सारे टास्क करती है. बट दैट इज़ अ वर्क, बट शी इज़ नॉट गेटिंग एनी मनी फॉर दैट. उसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन. उसको हम ऑक्यूपेशन नहीं बोलेंगे. ऐसा काम जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन. ओके. See, when activity is given as a fill in the blanks, different occupation or professions. Both are the same. Both are having the same meaning. Profession हो या occupation हो, दोनों का same meaning है. अब देखो इसमें 3 parts आपको दिख रहे होंगे, एक skilled, unskilled और professional. What is the difference between these 3? Skilled जो होते हैं, skilled मतलब ऐसा काम जिसको करने के लिए आपको उसको सीखना पड़ता है पहले, दैट इज़ कॉल्ड स्किल्ड. जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम. अब देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम होता है वो हर कोई नहीं कर सकता. उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उसको सीखने के लिए. सीखने के बाद ही आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो. बार्बर जो आपके बाल काटता है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग चाहिए, है ना. या तो आप देख देख कर सीखे हो या जो भी हो. ठीक है. नेक्स्ट, प्लम्बर, पाइप का जो काम होता है उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा तभी कर सकते हो. टेलर, सिलाई का काम, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है. तो 2 और आपको लिखना था, तो हियर इट इज़ रिटन पेंटर एंड मैकेनिक. नेक्स्ट है अनस्किल्ड. अब ये ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आपको कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे रिक्शा पुलर, जो रिक्शा चलाता है उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. वेजिटेबल सेलर, जो सब्जियां बेचता है, या जो स्वीपर है, या जो गार्डनर है, इन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको कहेंगे अनस्किल्ड वर्कर. ठीक. थर्ड है प्रोफेशनल. अब ये जो प्रोफेशनल वाला जो कॉलम है, इट मीन्स कि यू हैव टू टेक अ प्रॉपर डिग्री ऑन दैट. मतलब प्रॉपरली आपको बहुत सालों तक पढ़ाई करनी होती है, तब जाके आपको ये पोस्ट मिलता है या ये ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हो. जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, लॉयर, इन सब के लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है. तो दैट इज़ द प्रोफेशनल. स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल. नेक्स्ट,
पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। अभी बताया था ना, जब तक छोटे हो तो आप सब काम को ध्यान दो सब कामों पे, और उसके बाद आप जब बड़े हो जाते हो तब आप तय करते हो कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन लेना है, कौन सा ऑक्यूपेशन अपनाना है। मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटीज़। अब देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वही ऑक्यूपेशन चुनते हैं जो बचपन में उनका फेवरेट हुआ करता था, या जो भी पेरेंट्स ऑक्यूपेशन है, जो जिसके भी पेरेंट्स जो काम करते हैं वही काम बच्चों का भी उसी काम में इंटरेस्ट होता है। अगर कोई मान लो कोई फुटबॉलर है तो उसके बच्चे को फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट होएगा। हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स टेलर हों तो उनका जो बच्चा है उनको भी टेलरिंग या स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। तो ज़्यादातर लोग देखो दो तरह की चीज़ों के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन अपनाते हैं। एक तो चीज़ जो उनको बचपन से करना होता है, जैसे मान लो किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है तो आगे जाके वो पेंटर बनेगा, किसी को स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है तो आगे जाके फैशन डिज़ाइनिंग करेगा, इस तरह का काम। So many people choose an occupation on the basic of special skill they have. अब देखो और क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऑक्यूपेशन को चुनते हैं जिसमें उनको जो उनका स्पेशल स्किल हो, जिसमें उनको खुद ऐसा फील होता हो कि नहीं भैया ये काम जो है उसमें तो मैं स्पेशली मतलब मुझे अच्छे से आता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। दूसरी चीज़ क्या है, पहला तो स्पेशल स्किल, दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप उस ऑक्यूपेशन के लिए किस तरह की एजुकेशन ले रहे हो, किस तरह की क्वालिफिकेशंस ले रहे हो, या किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हो, ये भी डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन के लिए। सच एज पेंटिंग, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग और ज्वाइनिंग द आर्मी। ये अलग अलग ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है। द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ सम रॉ मटेरियल्स एंड द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म वेयर दे लिव। और देखो एक चीज़ और क्या है कि ऑक्यूपेशन का जो चॉइस है हम तभी कर सकते हैं जिसके लिए डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस चीज़ की अवेबिलिटी है। ठीक है, मान लो कि किसी को मान लो कि किसी को भी पेंटिंग का बहुत शौक है बट प्रॉपर वैरायटीज़ ऑफ पेंट ही इज़ नॉट गेटिंग देयर, या जो भी चीज़ है सिंगिंग करनी है लेकिन अगर मान लो वहाँ पे कोई अच्छा सिखाने वाला ना हो तो वो इस अपने प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, सो और दूसरी चीज़ है कि रॉ मटेरियल, अब कोई काम करना है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल ही अगर ना मिले तो वो काम आप नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़े हो आप, है ना, लाइक डेजर्ट एरिया हो गया, आइलैंड्स हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, माउंटेन एरियाज़ हो गया, प्लेन एरियाज़ हो गए, बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। तो हर लैंड फॉर्म्स में हर फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें वैसे ही ऑक्यूपेशन चूज़ करनी होती है जिसकी अवेबिलिटी उस एरिया में हो, जिसके लिए रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल जाए और जो उस लैंड फॉर्म में सूट कर पाए। नेक्स्ट, इन अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ इंडिया में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले, अर्लियर टाइम मतलब पहले ज़माने में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज फार्मिंग, खेती करना। सो मेनी ऑक्यूपेशन वर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग। अब देखो बहुत उस समय पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त ज़्यादातर लोग जो थे उनका प्रोफेशन क्या हुआ करता था, खेती हुआ करता था, फार्मिंग होती थी। तो दे वर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग, लाइक द ब्लैक स्मिथ मेड टूल्स फॉर द फार्मर एंड द पॉटर मेड पॉट्स फॉर द स्टोरिंग ग्रेन्स। अब देखो अगर खेती मेन काम था तो अब क्या हुआ, उससे रिलेटेड जो काम होता था वो शुरू होने लगा। अब जैसे देखो फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती थी टूल्स की, तो वो टूल्स उनको कौन बना के देगा, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, जो लोहे की चीज़ें बनाता है। तो जो ब्लैक स्मिथ था उन्होंने क्या किया, टूल्स बनाना शुरू किया जिससे फार्मर को हेल्प होने लगी। तो एक और व्हाट टू से एक ऑक्यूपेशन बना। नेक्स्ट, अब जो पॉटर्स थे, जो पॉट्स बनाते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि भाई लोग अगर फार्मिंग करेंगे तो अपने ग्रेन को भी स्टोर करने के लिए उनको पॉट्स चाहिए। तो फिर वो लोगों ने क्या किया, एक नया ऑक्यूपेशन शुरू किया, दैट इज़ द पॉटर। तो यहाँ पे देखो भी तीन चीज़ें हम समझ में आ गया ना। तो एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये दोनों हो गए, जैसे अगर फार्मिंग से रिलेटेड ब्लैक स्मिथ को भी काम मिल गया और पॉटर का भी काम शुरू हो गया। सो नेक्स्ट, over a period of time many farmers gave up farming and migrated to cities and town in search of jobs। अब देखो धीरे धीरे समय बीतता चला गया और बहुत सारे फार्मर्स जो थे उन्होंने फार्मिंग को छोड़ दिया। गेव अप फार्मिंग मतलब फार्मिंग को छोड़ दिया और माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का मतलब पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना। फार्मिंग छोड़कर पूरी तरह से सिटीज़ में शिफ्ट हो गए और टाउन में, किस चीज़ के लिए, फॉर सर्च ऑफ जॉब, नौकरी की तलाश में
फार्मिंग छोड़कर गांव से ये लोग सिटीज़ और टाउन में माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। अब देखो खेती करते थे तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको किस तरह की जॉब मिलती, वही लेबर वाली। तो दे स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्रीज और दे आर स्टार्टेड पुलिंग द लोड्स, वही लेबर वाला ही काम, एंड रिक्शा एट्सेट्रा। नेक्स्ट, डू यू नो मेनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम। अब देखो यहाँ पे अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि बहुत सारे फार्मर्स जो थे उन्होंने फार्मिंग छोड़कर क्या किए, सिटी और टाउन में आ गए फॉर सर्चिंग ऑफ जॉब। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फार्मिंग में बहुत कम इनकम था, मेहनत जितनी थी उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा था फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्पेशली उन किसानों को जिनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी, मेहनत बहुत था और जितना पैसा उनको लगता था खेती में उतना इनकम उनको नहीं होता था, उतने फ़ायदा नहीं होता था। सो इट वॉज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिली, और उतने पैसे मिलते थे जिसमें वो अपने परिवार को भी सही तरह से नहीं चला पा रहे थे। सिटीज़ देयर वुमन फोक टुक over the farming along with the traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making। अब क्या देखा गया गाँव में कि काम की तलाश में जो फार्मर्स थे वो फार्मिंग छोड़ के शहरों में आ गए। अब वो आ गए तो भाई अब तो जो फार्मर है उनकी जो वाइफ रह गई, जो वुमेंस रह गई, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, जो उनके जो खेत थे, खलियान थे, जो फार्मिंग होती थी वो करना शुरू कर दिया। उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हुआ करता था, जैसे कि रियरिंग एनिमल, मतलब एनिमल को पालना, जो कैटल्स होते हैं उनको पालते हैं ना, गाय बछड़े या बकरियां या वो शीप्स एट्सेट्रा। फिर वीविंग का काम करने लगी, पॉटरी शुरू कर दिया या बास्केट बनाने लगी, मतलब दोनों लोग काम पे लग गए। एक शहर पे जाके कमाता था और एक गांव में जो रह गई वहीं पे अपने जो भी कमाई का नया नया जो तरीका था वो ढूंढने लगी। दिस एक्टिविटीज सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम। इससे क्या होने लगा कि जो फैमिली की जो इनकम थी वो बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि जो उनका हस्बैंड हुए करते थे वो बाहर जाके कमाते थे और जो लेडीज़ होती थी वो घर पे ही रह के, गाँव में ही रह के अपनी फार्मिंग को भी संभालती थी और उसके साथ ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन भी किया करती थी। सो डू यू नो इन अर्लियर टाइम्स मेनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन आइदर बाय बॉयज़ और गर्ल्स। अब पहले ज़माने में ना ये क्या हुआ करता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, या डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं बोल सकते हैं, एक भेदभाव सा था। मतलब एक ये मेंटालिटी थी कि जो जॉब है वो होता था, या तो ये जॉब ये तो लड़कियों का है, ये जॉब अरे नहीं ये तो लड़कों का है। बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है। अब के समय में कहीं पे भी ऐसा जेंडर के अकॉर्डिंग कोई भी ऑक्यूपेशन फिक्स नहीं है। कोई भी ऑक्यूपेशन है वो लड़के हो या लड़कियां हो सबके लिए खुले हुए हैं। एज गर्ल्स आर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ड्राइविंग टैक्सीज, बॉयज़ आर कुकिंग, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। तो अब ये चीज़ कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ भाई लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगे। द अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब देखो आई थिंक कि आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फिर भी एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। रॉ मटेरियल आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक बना हुआ चीज़, कोई भी चीज़ है, आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगा या बैग होगा, इन सब चीज़ एक क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए होती है। जैसे जो आप कॉटन के कपड़े पहने हो उसके लिए भी रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, बटन्स चाहिए, धागा चाहिए। दीज आर द रॉ मटेरियल्स। अगर मान लो आपके पास टॉयज़ होगी तो टॉयज़ बनाने के लिए भी प्लास्टिक चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल। सो तो जो भी ऑक्यूपेशन है लोगों का वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उनको किस तरह के रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड बैम्बू। अब वहाँ पे क्या है ना कि बैम्बू बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि जो हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। किस चीज़ की बनी हुई, बैम्बू की। जैसे बैम्बू चेयर, ईट बैम्बू स्प्राउट्स, बैम्बू के जो स्प्राउट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं जो बहुत बिकता है वहाँ पे। फिर बैम्बू के बाउल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कटोरे जो होते हैं। बैम्बू चॉपस्टिक्स बनाए जाते हैं और हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे चीज़ें जो कि इंडिया में या अब्रॉड में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल है। द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब देखा जाए, देखो अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था ना कि लैंड फॉर्म्स और वहाँ का क्लाइमेट ये भी तय करता है कि वहाँ के लोग किस तरह के ऑक्यूपेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जैसे गुज्जर्स है ना, हिमालयाज़ में आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज़, जिसको बोलते हैं गुज्जर। इन विंटर्स दीज नोमैड्स, नोमैड्स किसको बोलते हैं, वैसे लोग जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं।
वो अपना मतलब कुछ टाइम एक जगह पे रहेंगे, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है। दे आर नोन एज नोमैड्स। जिनका परमानेंट हाउस नहीं होता है उनको नोमैड्स बोला जाता है। सो विंटर के टाइम में जो नोमैड्स होते हैं मूव डाउन टू द ग्रीन पास्चर्स फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जो हिमालयस पे रहते हैं गुजर्स, वो क्या करते हैं, जब विंटर का सीज़न आता है, जब वहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, तो वो अपने कैटल्स को लेके नीचे आ जाते हैं। मतलब जो ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की चांसेस होती है, जहाँ पे ग्रीनरी कम हो जाती है उस वक्त, क्योंकि पूरा लैंड जो है वो बर्फ़ से ढक जाता है, तो वो विंटर्स के से पहले ही क्या करते हैं कि थोड़ा नीचे आ जाते हैं माउंटेन्स पे, जहाँ पे जो माउंटेन्स है वो बर्फ से कवर नहीं होती है। वहाँ पे उनको ग्रीनरी, उनके कैटल्स के लिए खाना मिल जाता है आराम से। तो दे लीव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क, वुल एट्सेट्रा। तो अब ये अपना अर्निंग कैसे करते हैं, अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, जो वो कैटल पालते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है ना, तो उनके उनके दूध को बेचकर या उनके वूल से वो पैसे कमा लेते हैं। नेक्स्ट इज न्यू ऑक्यूपेशंस। अब ये सारी बातें तो हमने की जो पहले होती थी, अभी भी होती है बट कम हो गए हैं। अब क्या और नए नए ऑक्यूपेशंस आ गए हैं, बिकॉज द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मेनी न्यू ऑक्यूपेशन। अब जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सा नया ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस आ गए हैं मार्केट में। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वे आर सेटअप टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक कॉटन, शुगर, मिनरल्स लाइक सिल्वर, आयरन ओर एट्सेट्रा। तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया है, जिससे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि कॉटन, शुगर, मिनरल या सिल्वर, आयरन और जो मिनरल्स होते हैं, इन सब से क्या बनाया जाता है, मतलब इसको एज अ रॉ मटेरियल फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। Many people started working in factories and living in nearby cities and town. बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अगर देखो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज खुल रही हैं तो लोगों का क्या होगा, लोगों को भी काम मिल रहा है उस फैक्ट्री में। तो जो भी वहाँ पे पास में जो भी सिटी या टाउन है, वहाँ से लोग वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने आते हैं, जिससे उनको पैसे अर्न हो जाते हैं। दे नीडेड हाउसिंग। अब देखो जो लोग अगर काम के सिलसिले में किसी नई इंडस्ट्री या फैक्ट्री के पास रहने आएंगे, तो एक नया शहर बस जाएगा, उसके लिए उनको घर चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मतलब स्कूल्स चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह चाहिए, सैनिटेशन कि वहाँ पे साफ़ सफाई रहे, मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड चाहिए। अगर कोई नया शहर बस रहा है, मान लो कोई नई फैक्ट्री लगी, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स या लोग चाहिए। अब वो लोग को रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब अगर रहने के लिए लोग वहाँ कहीं जगह पे रहने लगेंगे, तो वहाँ रहने के लिए ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी हमने मार्क की, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये इन सब को चाहिए, हाउसिंग चाहिए, तो भाई लेबर चाहिए होगा ना घर बनाने के लिए। एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए अगर स्कूल बनता है तो उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल, जो आया या जो हेल्पर्स होते हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। हेल्थ, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जो एक हॉस्पिटल खुलने से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, डॉक्टर को, नर्सेस को, जो कंपाउंडर होता है उनको, रिसेप्शन पे जो होती हैं उनको, बहुत सारे। सैनिटेशन, अगर साफ़ सफाई के हो तो अब देखो जहाँ पे जैसे अगर रोड है तो वहाँ झाड़ू पोछा के लिए कोई चाहिए, झाड़ू के लिए कोई चाहिए। अगर हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब होंगे तो उसमें भी साफ़ सफाई के लिए लोग चाहिए। देन मार्केट चाहिए। ऑब्वियस चीज़ है कि अगर लोग रहेंगे तो उनको अपनी ज़रूरतों का सामान लेने के लिए मार्केट चाहिए ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। एंड ऑब्वियस है कि वहाँ पे रोड बनेगा तो लोगों को और ज़्यादा काम मिलने लगेगा। हेंस पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर नीडेड लाइक मसोन्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिज़ाइनर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स, सेल्समैन, ड्राइवर्स एट्सेट्रा। अभी जस्ट देखो ये सारे हमारे नीड है, और इन सब नीड को पूरा करने के लिए प्रोफेशन यहाँ पे है। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्ली टाटा स्टील प्लांट, बहुत नामी है, सुना ही होगा। सो आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। जो सबसे बेसिक चीज़ है आयरन और स्टील की, इट यूजेज आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है, अ मिनरल विच पीपल गेट फ्रॉम माइनिंग। ज़मीन के अंदर से आयरन ओर निकाला जाता है, जिसको फिर प्यूरिफाई करके आयरन लोहा बनाया जाता है। फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, अब इस लोहे से क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो मशीन्स होती है वो बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन बनाई जाती है। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के लिए मतलब जो बंदूक और ये सब होती है वो बनाई जाती है। रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, रेलवे के इंजन्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस, पुल बनाया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, कार, बसेस, ट्रक्स, मेनी अदर गुड्स, ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती है, आयरन और स्टील से। तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। सबसे पहले जो स्टील इंडस्ट्री थी वो कहाँ बनी थी, कुल्टी, जो कि बंगाल में है। कब बनी थी, 1870 में। अ ह्यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज सेटअप बाय जमशेदपुर
इन 1907। कब बना था? 1907 में सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा सा आयरन और स्टील इंडस्ट्री खुला, जिसको हम टाटा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज फॉलोड बाई मेनी अदर स्टील प्लांट्स अराउंड द रीजन्स वेयर आयरन ओर इज माइंड। तो ये जो इट वॉज फॉलोड बाई, ये जो जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री खुली, ये अलग अलग रीजन से वहाँ पे आयरन ओर माइंड करके लाए जाते थे। 1000 ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड। अब देखो, एक फैक्ट्री खुलने से हज़ारों लोगों को काम मिला। employed as fitter, electrician, mason, painter, engineer, मार्केटिंग एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एट्सेट्रा। तो देखो, एक फैक्ट्री खुलने से बहुत बहुत लोगों को काम मिल जाता है। काम का मतलब पैसे मिल जाते हैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को अच्छे तरह से चलाने का। डिग्निटी ऑफ लेबर। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब्स आर नोन एज लेबर। जो लोग भी ऑक्यूपेशन या जॉब करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लेबर। दे मे बी मेंटल और इंटेलेक्चुअल। इन मैनुअल लेबर फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ यूज्ड। अब देखो, अगर जब हम मैनुअल लेबर की बात करें तो उनके लिए क्या चाहिए? फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब शरीर से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मसोन हो गया, कारपेंटर हो गया, बचर्स, स्वीपर्स, ब्लैकस्मिथ एट्सेट्रा। और एक होता है इंटेलेक्चुअल लेबर। अब इसमें क्या है कि इनको शरीर से तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इट रिक्वायर्स द मेंटल एबिलिटी। भाई पढ़ाई में आपको कहा जाता है ना कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए तब अच्छी नौकरी मिलेगी। देखो, पैसा तो एक मैनुअल लेबर भी कमा रहा है और एक इंटेलेक्चुअल लेबर भी कमा रहा है, लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप बहुत बहुत मेहनत करते हो, पैसे कम मिलते हैं। और यहाँ इंटेलेक्चुअल लेबर क्या करते हैं? शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप लॉयर बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट। अब इसमें क्या है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शरीर से आराम है, बस आराम से आप एसी वाले ऑफिस में बैठे रहिए और अपना काम कीजिए। लेकिन जो मैनुअल लेबर होते हैं उनको सोचो कि फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देर इज़ अ जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैनुअल लेबर। ये ऐसा माना जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल लेबर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे? मैनुअल लेबर से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। अब देखो, बहुत सारे लोगों का क्या है ना कि जो मैनुअल लेबर होते हैं उनको बहुत नीचे, मतलब उनको बहुत छोटा समझते हैं। देर फॉरगेट दैट रिस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी एंड नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क। वैसे लोग ना भूल जाते हैं कि काम, जो रिस्पेक्ट होता है वो काम से होता है ना, उसकी क्वालिटी से होता है। अब क्या काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। अभी हम कहेंगे कि अरे वो क्या करता है, अरे वो तो झाड़ू लगाता है, तो हम उसको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करते। लेकिन ये सोचो कि अगर वो झाड़ू लगाने वाला 2 दिन नहीं आता है तो आप कूड़े में आपको रहना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तो समझो कि ठीक है, वो काम मान लो कि सफाई वाला कर रहा है, लेकिन मान लो पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो उसका अलग रिस्पेक्ट है ना। आप उसको नीचा या आप उसको छोटा नहीं समझ सकते हो, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हो, क्योंकि काम इम्पॉर्टेंट है। हर काम इम्पॉर्टेंट है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। So, respect everyone. All occupation requires hard work, sincerity, mental alertness and creativity. अब देखो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ में हार्ड वर्क चाहिए। अब हार्ड वर्क का मतलब कोई शरीर से मेहनत करता है तो कोई दिमाग से मेहनत करता है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा फॉर जॉब। सिंसियरिटी, ये नहीं कि आलस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, सिंसियर होना पड़ेगा आपको। मेंटल अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी भी तरह का काम करो अलर्टनेस के साथ। वो आलसी लोगों का कोई जगह नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अ वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी केयरफुली एंड एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स एंड वर्क इन द स्पेस क्राफ्ट। अब देखो, यहाँ पे 2 तरह का जॉब दिया हुआ है। एक वॉचमैन जो पूरी रात जाग कर कॉलोनी की देखभाल करता है, ध्यान रखता है कहीं किसी के घर में चोरी ना हो जाए एंड ऑल दैट। और वहीं पे देखो दूसरे उसके लिए, उस भाई वॉचमैन की भी जो जो गार्ड है हमारा, उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस। अगर वो नहीं रहेगा तो चोरियाँ शुरू हो जाएंगी, तो भैया उसका भी तो जॉब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम करें एस्ट्रोनॉट के बाद, तो एस्ट्रोनॉट क्या करता है? ट्रैवल करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, स्पेस का पे जाके क्या करता है? काम करता है। तो भैया देखो, काम तो दोनों ही कर रहे हैं, दे बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जॉब। अगर एस्ट्रोनॉट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो वॉचमैन का भी काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। Now you can see a small story is given.
वंस अ मैन नेम्ड हरी, एक आदमी था जिसका नाम हरी था, वेंट टू अ सेंट एंड बेग्ड फॉर फूड। एक संत होता है, सेंट यहाँ लिखा है ना, संत होते हैं, उसके पास जाता है और खाना मांगता है ना, बेग्ड मतलब भीख मांगता है उनके पास जाके। द सेंट आस्क्ड व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। तो जो संत था, जो इन इंग्लिश वी सेड सेंट, वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में क्या है। हरी रिप्लाई करता, आई हैव अ ब्लैंकेट दैट इज़ ओनली बिग इनफ टू कवर माई बॉडी एंड स्प्रेड एज अ शीट। क्या बोला उसने, मेरे घर पे एक ब्लैंकेट है जो कि उतना ही बड़ा है जितना में मेरा बॉडी कवर हो जाए, एंड स्प्रेड एज अ शीट, जो कि एक शीट की जैसा स्प्रेड किया जा सकता है। आई ऑल्सो हैव अ लेदर वाटर बैग, और उसने क्या बताया कि एक लेदर का बना हुआ वाटर बैग भी है मेरे पास। तो सेंट टोल्ड हिम टू गो होम एंड ब्रिंग बोथ द आइटम्स, उन्होंने बोला कि घर जाओ और वो दोनों चीज़ें, एक ब्लैंकेट और वो जो वाटर बैग बता रहे हो, वो दोनों चीज़ें लेकर मेरे पास आ जाओ। हरी ब्रॉट द आइटम्स एंड द सेंट आस्क्ड द पीपल प्रेजेंट देयर हु विल बाय दीज। हरी ने अपने सामान जैसे ही दिया तो संत ने वहाँ पे जो भी लोग थे उनको दिखाकर पूछता है कि ये कौन खरीदना चाहता है। उसमें से एक आदमी बोलता है आई विल टेक देम फॉर 5 रुपीज़। एक आदमी ने बोला कि मैं इन दोनों के 5 रुपये दे दूंगा। अनदर मैन ऑफर 10 रुपीज़। दूसरा जो आदमी था उसने देखा तो उसने बोला कि मैं तो उसके 10 रुपये दूंगा। द सेंट टुक द मनी एंड गेव इट टू हरी, हु देन बॉट फूड एंड 5 रुपीज़ एंड एन एक्स विद द अदर 5। द सेंट टोल्ड हरी टू कट वुड विद द एक्स, सेल इट एंड मीट हिम आफ्टर 1 वीक। अब संत ने क्या बोला, पैसे दे दिए हरी को, और हरी ने क्या किया, उससे 5 रुपये से उसने खाना खरीदा अपने लिए, और जो 5 रुपये बच रहे थे उसने एक कुल्हाड़ी खरीदी, एक्स खरीदा। तो संत ने क्या बोला उसको कि हरी तुम जाओ, इस एक्स से लकड़ियाँ काटना, उसको बेचना, और मेरे से 1 वीक के बाद, आफ्टर 7 डेज, एक बार आके मुझसे मिलो। सो आफ्टर अ वीक हरी अर्न 50 रुपीज़। 1 वीक बीत गया था और जब वो मिलने आता है तो उसने कितने पैसे कमाए, 50 रुपीज़। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। द सेंट केप्ट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड यू लुक वेरी हैप्पी बिकॉज लेबर हैज़ डिग्निटी बट बेगिंग ब्रिंग्स शेम। उसने क्या समझाया उसके कंधे पे हाथ रखकर हरी को कि देखो अब तुम खुश दिख रहे हो, क्यों, क्योंकि लेबर करके मतलब आपने मेहनत की और तब पैसा कमाया, इससे क्या मिला आपको, इज्जत मिली, डिग्निटी मिली। लेकिन जब आप बेगिंग कर रहे थे, जब आप भीख मांग रहे थे, तो उसमें क्या ला रहे थे आप अपने साथ, शर्म। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर। डिग्निटी क्या सिखाती है कि किसी भी तरह का लेबर हो, किसी भी तरह का काम हो, उसको आपको जज नहीं करना है कि कौन सा जॉब सुपीरियर है। कोई भी काम है वो सुपीरियर ही है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता है। द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स। अब सुना होगा आपने कि जो पश्मीना शॉल बोलते हैं हम लोग, बहुत बहुत फेमस है, बहुत महंगी भी आती है। तो जो कश्मीर के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जैसे शॉल बनाते हैं, वुड जो लकड़ी होती है उस पर कार्विंग करते हैं, नक्काशी करते हैं। गुजरात फॉर कच्ची मिरर वर्क, और जो गुजरात में है वहाँ का जो मिरर वर्क है ना, शीशे का जो काम होता है, वो बहुत फेमस है। इट इज़ द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दीज क्राफ्ट्समैन। अब देखो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगती है, क्रिएटिविटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। तो इन सब की वजह से जो वहाँ के जो क्राफ्टमैन है, जो इन सब चीज़ों को बनाता है, उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो क्या अर्न करते हैं, पैसा और रिस्पेक्ट, दोनों ही चीज़ें। सो डू यू नो में देखोगे दैट गांधी जी सेड मैनुअल वर्क इज़ नॉट इन्फीरियर टू मेंटल वर्क। तो भैया मैनुअल वर्क जो है वो मेंटल वर्क से इन्फीरियर नहीं है, उससे कहीं भी कम नहीं है। नो जॉब इज़ ग्रेटर देन द अदर। सेम वही चीज़ जो मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी जॉब जो है वो एक दूसरे किसी भी जॉब से बड़ी या छोटी नहीं होती है। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद द हार्ड वर्क, और वो जो डिग्निटी या जो इज्जत होती है वो हम हार्ड वर्क करके ही कमा सकते हैं। गांधी जी प्रीच्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम। जब जहाँ वो साबरमती आश्रम में रहते थे वहाँ भी वो इसी लेबर या डिग्निटी की बात किया करते थे। द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग दमसेल्व्स। तो जो भी साबरमती आश्रम में रहते थे उनसे जो टॉयलेट्स होते हैं वो साफ़ कराए जाते थे, और जो भी सराउंडिंग्स होती थी उन सबको साफ़ कराए जाते थे, भैया क्लीन करो, ठीक है, ऐसा नहीं है। एवरी वर्क इज़ रिस्पेक्टेबल। So,
एज यू कैन सी हियर एवरी वर्क इज रिस्पेक्टेबल नहीं होता, रिस्पेक्टेबल। कोई भी जॉब है वो रिस्पेक्टेबल होता है, डिग्निफाइड होता है और सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी काम है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, आपको इज्जत मिलती है उससे और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखती है। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। जो भी इंसान मैनुअल लेबर का काम कर रहे हैं वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है, नीचा नहीं है या छोटा नहीं है। अ डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड only if it is done in a wrong way or by unfair means। कोई भी डिग्निफाइड वर्क जो है वो तभी अनडिग्निफाइड बनता है जब वो किसी गलत तरीके से किया गया हो या अनफेयर और बाय अनफेयर मीन्स, या कोई अगर उसको ज़बरदस्ती नीचा दिखाना चाहे देन। सो मेनी फैमिलीज़ हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड कोर्स एंड चिल्ड्रन। बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड मतलब घर के कामों में हेल्प करते हैं या अपने बच्चों के लिए करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक पोलाइटली विथ मेड सर्वेंट्स। तो भाई अगर आपके घर में भी कोई मेड है या सर्वेंट रख रखा है तो अगर आपके अंडर में काम करते हैं तो उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करना चाहिए और उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो आपके लिए काम कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डोमिनेट करो। Sometimes children do not feel proud of the occupation of their parents। अब बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जाता है जो प्राउड फील नहीं करते किस चीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से। उनको अच्छा नहीं लगता है, वो किसी को बता नहीं पाते कि अरे मेरे फादर तो ये करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा जॉब है, मैं अगर किसी को बताऊंगा तो सब हंसेंगे मेरे पे, तो डजेंट लाइक इट। द सन ऑफ अ टेलर मे विश दैट हिज फादर वर अ डॉक्टर। जो टेलर का बच्चा है वो ये सोचता है कि काश मेरे फादर भी डॉक्टर होते। बट डू वी नॉट रिक्वायर अ टेलर। पर आपको क्या लगता है कि क्या टेलर की ज़रूरत नहीं है हमें? बिल्कुल है। एज वी नीड ए डॉक्टर, जिस तरह से डॉक्टर की ज़रूरत है हमें, वैसे ही सोसाइटी में टेलर की भी ज़रूरत पड़ती है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ द हार्ड वर्क। इसीलिए बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हार्डवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी ड्यूटी, जो भी आपको ड्यूटी दी जा रही है उसमें आप कितना डिवोटेड है, अपना आप कितना देते हो, आप अपना 100% दे रहे हो। एंड प्राइड इन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। और जो भी आपके काम की क्वालिटी है, जैसा भी आप काम कर रहे हो, वो आपको प्राइड मतलब एक प्राउड फील कराता है। मेनी पीपल दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। वो हर कोई इंसान जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए काम करता है, दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल। So explanation part is over now. We will come to the book exercise. So this is the MCQ question. The first one, the activities that are taught in school, car driving तो सिखाते नहीं हैं, art and craft, paragliding नहीं, वो भी नहीं होगा। Second, the occupations that require professional training। अब इन तीन ऑप्शंस में कौन सा है जो कि जिसमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है? साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या बोथ? तो इट इज़ करेक्ट बेटा, बोथ। चारों में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल्स आर नोन एज लोडिंग, लेबर, लैंडिंग। तो ऑल फॉर्म ऑफ वर्क मैनुअल या इंटेलेक्चुअल क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड लेबर। एंड द फोर्थ वन इज द टाइप ऑफ वर्क दैट वी रिक्वायर इन आवर सोसाइटी। किस तरह का काम हमें सोसाइटी में चाहिए, मैनुअल या इंटेलेक्चुअल? ऑब्वियस है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, तो आंसर विल बी बोथ। So come to the help box is given, fill in the blanks is here. Children take up different occupation. See the spelling properly, occupation, when they grow up. Second, one learns the task either from family members or by professional training। कोई भी इंसान है वो क्या टास्क जो है वो किससे सीखता है? या तो अपने फैमिली मेम्बर से या तो किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। थर्ड, मेनी पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। अभी बताया था बहुत सारे लोग मैनुअल लेबर को क्या करते हैं, नीचे मतलब छोटा काम समझते हैं। फोर्थ, वी मस्ट डैश दोज पीपल हु मेक आवर लाइफ ईजी। हमें लोगों का क्या करना चाहिए, वैसे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारी लाइफ को ईजी बनाता है। मेनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड कोर्स। घर के काम में हेल्प कराता है। That's all about the explanation part is over. Book exercise we have done. And if there is any query, any suggestion or anything you want to ask, you can write down in the comment section.
So please like and subscribe, and if you like it, तो please share with your friends. Thank you. Goodbye.